जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। यह हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जितने भी टॉप क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में हिंदी के, वो मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, आपको हेल्प मिले कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और पिछली वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जल्दी ही शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13? छंद बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। छंद के जो प्रणेता थे वो थे पिंगलाचार्य, यानी ऋषि पिंगलाचार्य जो थे वो छंद के प्रणेता थे, इसलिए इस शास्त्र को पिंगला शास्त्र भी कहते हैं। बात करते हैं चौपाई छंद की, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि 26 मात्राएं किस छंद में होती हैं, तो 26 मात्राएं गीतिका छंद में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 28 मात्राएं किस छंद में होती है, तो 28 मात्राएं जो है वो हर गीतिका छंद में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? नहीं है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या वृत्त और विकास? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये तीनों ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। बात करते हैं वृत्त और विकास की। वृत्त और विकास जो है वो शांति प्रिय द्विवेदी जी की रचना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य? पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से व्यंजन कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य हैं। ए, आ और कै वर्ग। ए, आ और कै वर्ग, यानी कै वर्ग का मतलब है कि कै, ख, गै, घै, अण, ये सभी के सभी कंठ्य ध्वनियाँ हैं। अगर तालव्य की बात की जाए तो ई, च, ये, श, यानी छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर च, ये और श, यानी बड़े वाला शैशलजम। च से मतलब है कि च के पूरे ग्रुप से, यानी च, छ, ज, झ, ई हैं। ये सभी के सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी तालव्य ध्वनियाँ हैं? मूर्धन्य की बात की जाए तो ऋषि, ट, र, श, जो ऋषि है, ऋषि, ट, ट का पूरा वर्ग, यानी ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श, यानी पेट पटा श, ये सभी की सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। यानी जो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए वो तो होना चाहिए मूर्धन्य, यानी ट जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। बट दंत्य भी देख लेते हैं तो ल, यानी ल, त और स, ल, त, स, ये सभी यानी त वर्ग पूरा। अगर त आ गया तो त वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा और क वर्ग पूरा, ये सभी के सभी वर्ग जो हैं वे आपको याद करने पड़ेंगे। त वर्ग यानी त, थ, द, ध, ये सभी के सभी क्या हैं? दंत्य है। यानी जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्कर्ष का विलोम शब्द लिखिए। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष? उत्कर्ष का जो विलोम शब्द है वो है अपकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए पतन की, तो पतन का जो विलोम शब्द है वो है उत्थान। क्या है? उत्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दूसरा। बट हाँ, विकर्ष भी पता कर लेते हैं, विकर्ष भी इम्पोर्टेंट है। अगर विकर्ष का विलोम शब्द पूछा जाए तो विकर्ष का जो विलोम शब्द है वो है आकर्ष। क्या है? आकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंदर पेड़ से कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? यानी पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबोधन, अधिकरण या संबंध। एक और, ठीक है, संबंध। ये टोटल 8 प्रकार के कारक हैं। बंदर पेड़ से कूदा इस वाक्य में जो है वो आपादान कारक है, या पेड़ से बंदर कूदा इस वाक्य में आपादान कारक है। आपादान कारक क्यों है? क्योंकि बंदर पेड़ से अलग हो रहा है। जब किसी वाक्य में अलग होने का बोध हो कि वह उससे अलग हो रहा है तो वहाँ आपादान कारक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, यानी इनमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास? कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये तीनों ही अष्टछाप के कवि हैं। बट नाभादास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है।
अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये लिखना चाहिए, कहीं नोट करना चाहिए कि अष्टशाप के कवि कौन कौन से हैं। सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, ये सभी जो हैं अष्टशाप के कवि हैं। और जो इनमें सबसे बड़े हैं वो है कुंभन दास। कौन? कुंभन दास, ये सबसे बड़े कवि हैं। बड़े का मतलब ज्येष्ठ से हैं, मतलब कि ज़्यादा उम्र के हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। आत्म साक्षात्कार का जो मतलब होता है वो है खुद को जानना यानी समझना। स्वानुभूति का जो मतलब होता है वो होता है ऐसी अनुभूति जो खुद को हुई हो। और रहस्य, रहस्य का तो आप सभी को पता है कि रहस्य वह जो सर्वविदित ना हो, यानी जो सभी को पता ना हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन या अंबिका प्रसाद व्यास। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेरी बरछी ने बरछीने हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसे पूरा कर देता हूँ। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, ये पूरी पंक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ जो पहला बरछी लिखा है ना, उसका मतलब किसी हथियार से है, और जो दूसरा बरछीने का मतलब होता है कि सम्मान छीनना है। ठीक है, सम्मान छीन लिया है तेरी बरछी ने। एक वर्ड एक से अधिक बार आ रहे हैं और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, तो वहाँ यमक अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास, रति, क्रोध या उत्साह। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सभी को पता है, उसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। हास्य रस का हास होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है और वीर रस का उत्साह होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगर अंधेर नगरी को छोड़े तो और भी काफ़ी उनकी रचनाएं हैं जो विख्यात हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, ये सभी के सभी जो हैं। मुद्रा राक्षस वैसे विशाख दत्त की है, बट इनका हिंदी रूपांतरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या बीच में निकल भागना। तो इस प्रश्न का सही आंसर तो आप सभी को पता है कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? वो होता है दोनों ओर मुसीबत होना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूषण किस काल के कवि हैं? यानी ये प्रश्न देख लो, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आदिकाल के। तो भूषण जो है वो रीति काल के प्रमुख कवि हैं, और यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा केशव और बिहारी भी, यानी केशव, बिहारी और भूषण, ये तीनों ही रीति काल के फेमस कवि हैं। तीनों ही याद रख लेना, केशव, बिहारी और भूषण, ये तीनों ही रीति काल के जो हैं फेमस कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अपभ्रंश। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका किसने लिखी। तो विनय पत्रिका जो लिखी है वो तुलसीदास ने लिखी है। किसने? तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास जी अपनी रचनाएं जो थे वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा, यानी दोनों भाषाओं में लिखते थे। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रज, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। भ्रमर एक तत्सम शब्द है, यानी इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा भौरा। अग्नि भी तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है वो है आग, आप सभी को पता है। मस्तक जो है वो भी एक तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है माथा। बट मछली जो है वो एक तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम है ना वो है मत्स्य। क्या है? मत्स्य।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की या रैदास की? तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो कबीरदास की हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। इन पंक्तियों को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये पंक्तियाँ बार बार रिपीट होती हैं और पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो इसलिए इन पंक्तियों पर खासकर ध्यान देना है। तो यानी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इसे मैं रखूँगा, तो इसे ध्यान देना है स्पेशली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी? फिर वही प्रश्न कि रामचरितमानस किसने लिखी है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रामचरितमानस किसने लिखी। तो वो लिखी है तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे? ब्रज और अवधी भाषा में। बट जो रामचरितमानस है ना, वो अवधी भाषा में है। पिछली बार ब्रज भाषा थी ना, तो इस बार अवधी भाषा है। तो प्रश्न को ध्यान से समझना है। अवधी भाषा में है रामचरितमानस, वीणा पत्रिका ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? देखो, आदिकाल को जो आदिकाल नाम दिया है वो दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बट आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा जिसने दी है वो दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। तो यानी ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, यानी इनमें से कौन सा सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? सूर्य प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय? तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद है वो है सूर्य प्लस उदय, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि, गुण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, यानी इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भवरा? तो इनमें से जो तद्भव है वो है भवरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। इसका जो तत्सम रूप है ना वो है भ्रमर। तो भ्रमर का जो सही तद्भव रूप है वो है भवरा। तो इस प्रश्न का उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जयसी, तुलसीदास या घनानंद? तो कवितावली के रचनाकार कौन हैं? वो हैं तुलसीदास, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इन सभी की रचना तुलसीदास ने की है और रामचरितमानस की रचना भी तुलसीदास ने की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, यानी आदिकाल में कौन ऐसे कवि थे जो पहेलियाँ लिखते थे? जगनिक, खुसरो, सरहपा या गोरखनाथ? आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखने वाले प्रमुख कवि थे वे थे विद्यापति और अमीर खुसरो। इन दोनों का नाम ही प्रमुख है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवियों में। और दोनों ही अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। तो इनमें से देखो, विद्यापति तो है नहीं, तो विद्यापति ऑप्शन में नहीं है, तो बचा क्या है? खुसरो। तो खुसरो भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति नालय, चंदबरदाई या जगनिक? परमाल रासो एक आलाह खंड है और यह जगनिक द्वारा लिखा गया है, यानी रचित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। इसमें आलाह और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या पद्म सिंह का? तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन किया है वो बालकृष्ण भट्ट ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्री का तत्सम रूप है मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका? तो मुद्री का जो तत्सम रूप है वो है मुद्रिका, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी सबसे सही तरीके से इनमें से कौन सा लिखा गया है? तो इनमें से देखो, अंतर्राष्ट्रीय ये गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये जो सही है बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या जयशी की? तो मृगावती किसकी रचना है? मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का, वीर रस का, हास्य रस का या श्रृंगार रस का? भाई रस तो आपको पता ही है कि रस कितने टाइप के होते हैं। रस जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। किस रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है? तो शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है वो वीर रस का उत्साही भाव है, स्थायी भाव है, सॉरी। और कर्ण रस का जो है वो शोक है, हास्य रस का हास है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यथाशक्ति में कौन सा समास है? और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय है? वह समास जिसमें पहला पद प्रधान हो और वह अवयव हो, वह कौन सा समास होता है? वह अव्ययी भाव समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। इसका अगर हम समास विग्रह करें तो यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार इसमें जो है वो यथा जो वर्ड है वो एक अवयव है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो ऐसे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा जिससे आपको तैयारी करने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिले। इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।